ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले पर IAEA का बड़ा बयान, इजरायली हमले में न्यूक्लियर साइट को नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल के हमले में न्यूक्लियर साइट को नुकसान नहीं हुआ है, IAEA का कहना है। ईरान एटमी कार्यक्रम को लेकर तय नियम नहीं मान रहा है, IAEA। ये भी दोनों बातें समझ में नहीं आ रही। दोनों बातें ऐसे जोड़िए दिनेश। हाँ। उन्होंने कहा कि अभी हमला खत्म नहीं करो। अच्छा कि अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी जारी रखो, मार जारी रखो। IAEA ये कह रहा है कि ये यहाँ जो ईरान ये कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, नियमों को नहीं मान रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि साइट को अभी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसको ऐसे देखा जाना चाहिए मेजर गौरव आर्य। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अमेरिका ने क्लियर कट ये बोल दिया। वहां पे उस इलाके में देखिए, ईरान के आसपास अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं, इनफैक्ट नॉट एयरक्राफ्ट कैरियर बट कैरियर ग्रुप्स हैं वहां पे, और वहां पे उनके एयरबेसेस भी हैं जो इराक से थोड़ा सा पीछे इन्होंने कर दिए हैं। तो ईरान इज सराउंडेड बाय अमेरिकन माइट। जिस समय, अच्छा, साफ सीधी बात है, पीट हेग्सेथ का बयान है कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप हमारे ऊपर हमला मत करना। अब देखिए, मजबूरी में अमेरिका के ऊपर हमला तो होगा, ये बात तय है। अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर कोई ना कोई मिसाइल गिराएगा। अगर कुछ होता है अमेरिका को नुकसान, अगर कुछ होता है तो फिर इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, बिकॉज अभी तो सिर्फ इजराइल ठोक रहा है, तब अमेरिका भी ठोकेगा। अमेरिका भी ठोकेगा। और इर्द गिर्द एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सर आपको बताएंगे कि ईरान का कोई दोस्त नहीं है आसपास। जितने भी अरब मुल्क हैं वो ईरान से नफरत करते हैं शदीद। उसका इजिप्ट से उसकी दोस्ती नहीं है, उसकी जॉर्डन से दोस्ती नहीं है, सऊदी अरेबिया से तो बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है। इराक में कुछ एलिमेंट्स हैं दाएं बाएं जो उसके हो सकता है सपोर्टेबल, लेकिन लार्जली ईरान के दोस्त नहीं है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो ईरान के लिए खड़ा हो जाए। चाइना चुप रहेगा, सर ने बिल्कुल ठीक बोला, आई एग्री विद 100%। चीन चुप बैठा है, रशिया ऑन द फेस ऑफ इट कुछ नहीं बोलेगा तो रशिया के ऊपर खुद भी अटैक हो रहे हैं। ये सारे के सारे अभी घिरे हुए हैं और ये लड़ाई अब फैलेगी, निर्णायक लड़ाई होगी, क्योंकि इसके अलावा नेतन्याहू के पास और कोई चारा नहीं। ये लड़ाई फैलेगी, ये निर्णायक होगी, क्योंकि इसके अलावा इजराइल के पास और बेंजामिन नेतन्याहू, जो वो खुद मान भी रहे हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और इजराइल के विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया है कि ऑपरेशन तो जारी रहेगा। मतलब जो पीके श्रीवास्तव सर कह रहे हैं वो दिखाई भी दे रहा है इनके बयानों में कि आने वाले दिनों में ये मार पड़ती रहेगी ईरान को। ईरान और इजराइल में तनाव के बीच ये खबर है, कच्चे तेल में उछाल। आप जानते हैं कि ये मार्केट निश्चित रूप से ये घटनाक्रमों से तो प्रभावित होता है, लेकिन ये सेंटीमेंट से चलता है। जैसे ही कुछ ऐसा नहीं होता कि वहां बम फूटा और यहां पर तेल में कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन ये देखते हुए कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे आगे, यहां मार्केट उस सेंटीमेंट को एक तरीके से ओढ़ लेता है और उसका नतीजा ये देख रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम 13% चढ़े, देश में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। ये इनएविटेबल लग रहा है सर। ये हो सकता है, लेकिन मैं सोचता हूँ जब इनकी अच्छी पिटाई हो जाएगी तो इनको उभरना पड़ेगा, तो शायद फिर दाम कम भी हो जाए। हाँ, क्योंकि तेल ही बेच के तो कमाएंगे, तेल ही बेच के कमाना है, सब कुछ रिकॉन्स्ट्रक्शन तेल बेच के करना है। हाँ। क्योंकि इजराइल का एक फोकस है, हाँ। इजराइल का फोकस ये है कि तुम एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाओ, तुम न्यूक्लियर कैपेबल नहीं बनो। अगर वो मैं तय कर लेता हूं तो हमले बंद कर देगा। तो ये जो इलाज चल रहा है, अगर इसको इलाज कहा जाए, ईरान का इलाज, तो ये क्या ये सिम्टम्स का इलाज चल रहा है, ये रोग का इलाज चल रहा है, या फिलहाल सिम्टम्स को तो ठीक किया जाए, रोग का आगे देखेंगे वाला चल रहा है? क्या चल रहा है मेजर गौरव? मेजर गौरव, मुझे ऐसा लगता है दिनेश कि ये इनका पक्का मुकम्मल इनका इलाज चल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इनका इलाज चल रहा है, इनकी चुड़ियां कसी जा रही हैं अच्छी तरीके से। और देखिए, इसमें सिंपल सी बात है, इनका जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का पूरा या वेपनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी वाला पूरा मामला है, इसको बंद होना होगा। ये बात ट्रम्प भी कह चुका है। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है बस कि आप डील कर लो, आधा कर लो, पूरा कर लो, नहीं, इनको बंद करना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी। लड़ाई उस चीज की है। देखिए, आज की तारीख में आप ईरान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपसे मेरी मुराद दुनिया कंट्रोल नहीं कर पा रही। आप वो ईरान समझिए जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स। आप सोचिए, टुडे ईरान हैज मिसाइल्स दैट कैन रीच इजराइल। इसके पास है मिसाइल्स। अब आप ये सोचिए कि यही ईरान अगर उसके ऊपर कन्वेंशनल वॉरहेड की जगह न्यूक्लियर वॉरहेड लगाता है, फिर क्या ये कयामत बर्पा करेगा। और ये करने वाला भी है, दुनिया को ब्लैकमेल करेगा ईरान, सबके लिए माइग्रेन बन जाएगा। इसलिए यही, अच्छा, ईरान के लोग पसंद नहीं करते खामेनेई को। मैं ये भी आपको बात कहना चाहता हूँ, ईरान के लोग पसंद नहीं करते इस सरकार को, ईरान की सरकार को। ये वो सरकार है जो हिजाब ना पहनने पे छोटी छोटी लड़कियों का मर्डर करती है, कत्ल कर देती है। तो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते इस सरकार को, लेकिन उन लोगों की मजबूरी है, क्योंकि कयामत उनके ऊपर बरपा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है।
तो इनका ये भी एक, मैं आपको आज बता देता हूं आपकी शो पे, इनका ये भी एक कैलकुलेशन हो सकता है इजराइल और अमेरिका का कि इतना मारो कि लोग वहां पे उठ खड़े हों और विद्रोह करते हैं सरकार की ओर, सरकार के खिलाफ, क्योंकि विद्रोह की कोशिश पिछले 2 साल में 2 बार की जा चुकी है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और मैं ये मानता हूं और ये एक तरीके से प्रार्थना भी है कि गुड सेंस प्रिवेल करे और सिर्फ ईरान में नहीं, ये बात पाकिस्तान में भी समझ में आए कि वहां पर आवाम को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है हुक्मरानों की तरफ से और खासतौर से फौज की तरफ से। अगली खबर, रूस ने नेटो देशों के हथियारों पर उठाए सवाल। रूसी रक्षा कंपनी रोस्टेक के सीईओ सर्गेई चेमजोव का बयान, ब्रैडली, लेपर्ड, अब्राम्स किसी काम के नहीं है, पश्चिम के हथियार यूक्रेन में तबाह हो रहे हैं। रशिया ने कहा पश्चिम के मुकाबले रशिया के हथियार बेहद कामयाब हैं। ये एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या ये कहते हैं ना कि वहां जहां नारा लगाना पड़े वहां सच्चाई वो नहीं होती जो नारे लगाए जा रहे होते हैं, जैसे भाई भाई बताने की कोशिश होती। बहरहाल ये कौन सा हथियार ज्यादा बढ़िया है? ये देखिए, ऐसा है, जो इनके पास, यूक्रेन के पास हथियार है, हम लोग कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, वो हथियार नहीं है जो उनके थ्रेशोल्ड टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं, वो तो रिटायर्ड वाले हथियार यूक्रेन को दिए हैं। अच्छा, वो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। जैसे कि PL-15E दिया था पाकिस्तान को चाइना ने। अच्छा, तो ये वो वर्जन्स हैं जो ऑब्सलीट हो चुके हैं। पश्चिमी देशों ने जो हथियार दिए हैं इनको, उनके यहाँ का कबाड़ दे दिया है यूक्रेन को। कबाड़ दे दिया है, पुराने हैं ये हैं, उनको दे दिया है। तो उनके मुकाबले जो इनके नए हथियार हैं वो जरूर कारगर रहे हैं। तो ये एक तरीके से पोस्चरिंग भी है और एक तरीके से धमकी भी है यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन अभी 1-2 जो स्पाइडर वेब करके और छोटे मोटे हमले करके ये सोच रहे हैं कि इन्होंने बढ़त पा ली है। मिलिटरली कोई बढ़त नहीं पाई है। मिलिटरली कोई बढ़त नहीं है। मेजर गौरव आर्य, इसमें एक संदेश ये भी है कि अगर लड़ाई करने जा रहे हो और अस्तित्व वाली लड़ाई करने जा रहे हो तो दूसरों के भरोसे ये लड़ाइयां नहीं होती। दैट इज व्हाई वी हैव आत्मनिर्भर भारत। हमने आत्मनिर्भर भारत का पूरा प्रोग्राम क्यों शुरू करा, और यही बात तो मैं और सर बोल रहे थे 2-3 दिन से, और पहले से भी बोल रहे थे कि इस बार जो 90% वेपन्स यूज करें ऑपरेशन सिंदूर में, वो हमारे खुद के बनाए हुए हैं। ये आकाश कहाँ से बना है, ये इंद्रजाल कहाँ का है, ये पिनाका कहाँ का है, ये सब प्लेटफॉर्म्स हमारे हैं। सुखोई तक भारत में बन रहा है। सो वी हैव आवर ओन प्लेटफॉर्म्स एंड दैट इज व्हाई वी आर सेल्फ कंटेन्ड एंड सेल्फ सस्टेन्ड। यूक्रेन के साथ ये प्रॉब्लम है ना, यूक्रेन के पास खुद उसका कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ AK-47 टाइप की बनाता है, इसके अलावा यूक्रेन के पास कुछ ऐसा है नहीं। कुछ पुराने टैंक शैंक पड़े होंगे इसके बाद, लेकिन रशिया का पूरा इकोसिस्टम रशिया का, ये समझने वाली बात है। रशिया को बाहर से जरूरत नहीं है। जो भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला है वो उसको चाइना से मिल जाता है। अगर उसको चाहिए कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, चाइना गिव्स इट टू रशिया, दे परचेज इट फ्रॉम चाइना। अदरवाइज इनका कोई ऐसा नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है इतनी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यूक्रेन की डिपेंडेंसी है, रूस की डिपेंडेंसी नहीं है। और वही भारत भी कर रहा है, वही भारत भी कर रहा है कि डिपेंडेंसी ना हो किसी पे। और अगली खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन का बड़ा हमला नाकाम किया है। सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन का ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया। यूक्रेन ने रूस पर 100 ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन के निशाने पर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग थे। अब ये ड्रोन वाला, मुझको लगता है अब ड्रोन को लेकर रशिया भी अतिरिक्त सावधान हो गया है। और अब जब ये इनके जो ट्रक अंदर घुसे हुए हैं जिनमें ये ड्रोन भरे हुए हैं, अब ज्यादा ये चलने वाले हैं नहीं। दिनेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये ड्रोन से जो हमला कर रहे हैं, अगर आप देखें पूरे रशिया के वास्ट उसको और जो उनका नेटवर्क है, जो एयर डिफेंस नेटवर्क है, ये ड्रोन सक्सेसफुल नहीं होंगे। वो एक सरप्राइज स्ट्राइक थी। वो ड्रोन स्ट्राइक जो थी उसको ये मानिए कि उनको उन्होंने रखा था। वो जानते थे इन पर अटैक नहीं होगा क्योंकि ट्रीटी के तहत है, फिर भी उन पर हुआ। इसीलिए तो इस तरह का उग्र आपने देखा प्रतिक्रिया हुई। जो प्रतिक्रिया अभी आप रूस की देख रहे हैं, वो बहुत मैं कहूँगा यूक्रेन को झेलने में उसमें बहुत दिक्कत होगी और हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि वो गलत चीज को इन्होंने प्रेस किया। रॉन्ग बटन वाज प्रेस्ड। ये देखिए कि यूक्रेन पर रूसी हमलों से पोलैंड में बड़ी दहशत है। पोलैंड ने बॉर्डर पर लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन से लगी सीमा पर पोलैंड के जेट तैनात हैं। रूस ने पोलैंड से लगी यूक्रेनी सीमा के पास कई शहरों को निशाना बनाया है। ये असल में अगर आप देखें तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो नेटो चिल्लाते हुए रशिया की तरफ बढ़ रही थी, ये सारों में बड़ा भय है। और ये भय मुझे लगता है कि इन अ वे जरूरी भी है। ये जो साम्राज्यवादी तरीका नेटो ने अपनाया हुआ है, इसको रोकने और इसको एक जगह ठहराने के लिए जरूरी भी है। अच्छा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो ये था कि नाटो का एक 2008 से चल रहा था और पुतिन बार बार कह रहे थे कि अब आप ईस्टवर्ड एक्सपेंशन मत करिए,
लेकिन ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होता रहा और यूक्रेन उसमें टिपिंग पॉइंट आ गया यूक्रेन का कि अगर आप इसको करते हैं तो हम ज़रूर नहीं होने देंगे, और वो टिपिंग पॉइंट से आपने देखा किस तरह के संग्राम शुरू हो गया है। लेकिन ये जो डर है इनके अंदर, वो डर है कमज़ोरी का। इनको पता है कि हम रूस के खिलाफ किस तरीके से यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, परोक्ष अपरोक्ष दोनों तरीके से। ये वेपन्स भी दे रहे हैं और इनके सिस्टम में दिनेश उनके लोग काम कर रहे हैं। सारा इंटेलिजेंस जो आता है वो नाटो का ही आता है, अदरवाइज इनके पास इंटेलिजेंस की इतनी मशीनरी नहीं है। और टारगेट इंटेलिजेंस मिलने के बाद एक दो हमले जो रशिया पर हो रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि पोलैंड वगैरह इस दायरे में आएंगे। अभी तक तो हम एक संयम देख रहे हैं रशिया के पास से, आगे वो कब तक रहेगा उसकी गारंटी हम लोग नहीं दे सकते। इसकी गारंटी तो खुद रशिया ने कहा है कि पता नहीं कब मैं आप से बाहर हो जाऊं, ये पुतिन बार बार कहते रहे हैं। अगली खबर यह है कि रूस ने काराबाख को अजरबैजान के क्षेत्र के तौर पर मान्यता दे दी है। काराबाख अजरबैजान का हिस्सा है, रशिया ने ये तस्लीम किया है, माना है। विदेश मंत्रालय आर्मेनिया और अजरबैजान में काराबाख को लेकर विवाद रहा है। ये इस अंतर विरोध के बावजूद उसको अजरबैजान का हिस्सा मान लिया जाना, एक्चुअली ये मैं मेजर गौरव यार ये भी समझना चाहता हूं कि रशिया, जिसको हम थिक एंड थिन में अपना हमेशा का सहयोगी मानते हैं, कुछ एक चीजें जो विरोधाभासी कहीं पर दिखाई देती हैं, चाहे वो अजरबैजान के मामले में हो, चाहे वो ईरान के संदर्भ में हो, चाहे वो चाइना के साथ प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से हम कई चीजें देखते हैं, इनमें ये कूटनीतिक तकाजे हमको क्या समझाते हैं? किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, उस तरह की एक्टिविटीज का या हमारे साथ दोस्त होने का? देखिए, कुछ दिन पहले आपने सवाल मुझसे पूछा था प्रतिशोध में, और आपने ये पूछा था कि आप जो अक्सर कहते हैं कि हथियार हमें यूरोपियन कंट्रीज को बेचने चाहिए और वो रूस से लड़ना चाहते हैं, तो रूस हमारा दोस्त है। देखिए, यस, रशिया हमारा रिलायबल सप्लायर है, रिलायबल पार्टनर रहा है, लेकिन दोस्त कोई भी देश आपका नहीं होता कभी भी। देयर इज नो कंट्री दैट इज योर फ्रेंड। अब रशिया ने, जैसे आपने ये अजरबैजान का आपने अभी बताया है कि साहब इस इलाके को बोला है कि हम तस्लीम करते हैं कि आपका इलाका है। दूसरी चीज, आप सप्लाई कर रहे हैं ईरान को। अच्छा, हमारी दोस्ती है इजराइल के साथ, रशिया की दुश्मनी है इजराइल के साथ। हमारी तो इन द सेंस कि हमारी झड़प हो चुकी है चाइना के साथ, लेकिन ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं के वेपन में जो हमें बेचना चाह रहे हैं वो सारे के सारे चाइनीज है, तो ये चलता रहेगा। इसीलिए आप अपने आप के ऊपर ही डिपेंड कर सकते हैं, आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। और रशिया सबसे बड़ा प्रूफ है। मैं रशिया को ये मानता हूं कि रशिया भारत का पुराना सपोर्टर रहा है। मैं मानता हूं कि रशिया ने बहुत सपोर्ट करा है भारत को और आगे भी करेगा, हम भी रशिया को करेंगे। ये सारी बातें सच हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ इंटरेस्ट के आगे कुछ नहीं है। जियो पॉलिटिक्स का दूसरा नाम ही सेल्फ इंटरेस्ट है। इसी का नाम यही है, और ये समझना पड़ेगा। जैसे जिंदगी में ये एक तल्ख हकीकत होती है कि मित्र होते हैं, लेकिन कुछ एक जगहें ऐसी होती हैं जहां परछाई भी आपका साथ छोड़ जाती है। ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि उस समय आप एकला चलो वाली मुद्रा में होते हैं, और कई बार वही कारगर भी होता है। और यहां जहां सुप्रीम इंटरेस्ट और बड़े इंटरेस्ट हैं देश के, वहां यह समझकर चलना पड़ेगा कि दोस्त तो ठीक हैं, जो आए वो अच्छा है, वेलकम, लेकिन अगर जाएं तो भीड़ कम। हमारा इंटरेस्ट उसको सर्वोपरि रखना पड़ेगा। शांत महासागर में हाल ही में चीन और जापान, ये देखिए क्या हुआ, ये प्रशांत महासागर में ये आमने सामने आ गए भाई साहब। चीन का फाइटर प्लेन J-15 और जापान का टोहे विमान P-3C आमने सामने आ गए। जापान ने कहा चीन लापरवाह और खतरनाक है। जापान को जवाब देने के लिए जेट्स ने उड़ान भरी। दोनों के विमान 45 मीटर की दूरी से, सर ये क्योंकि आप ये जानते हैं एविएशन की लैंग्वेज में ये क्या थ्रेट है, ये एक तरीके का, ये क्या है? ये बिल्कुल थ्रेट है। आप 45 मीटर्स अपार्ट आप दोनों जहां जा रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हटो नहीं तो मैं मारूंगा। और ये चाइना की आदत बन गई है। यही हाल वो तैवान स्ट्रेट में करते हैं, तैवान के साथ करता है। यही जापान के साथ करता है, और मलेशिया के तो उसने जहाज को ही धक्का मार के गिरा दिया था। तो ये जो हरकत चल रही है साउथ चाइना सी के आसपास जो एरिया है उसमें, ये हर को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सर ये इंटिमिडेटिंग पोस्चर ये जारी रहेगा। चाइना ये करता रहा है, ये जापान और बाकी देश समझने लगे होंगे। अब दिनेश, मुझे ये उकसावा है? नहीं, उकसावा नहीं है। मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए। हाँ प्लीज। कि अगर आपके अंदर मारने की क्षमता हो तो कितनी बार डराओगे? मार के दिखाओ। मार के दिखाओ। मारने की क्षमता नहीं है, डराने की बहुत है। जैसे मेरे पास PL-17, मेरे पास J-35, मेरे पास रॉकेट फोर्स, मेरे पास ड्रोन फोर्स, मेरे पास
सबमरीन्स हंड्रेड्स में, मेरे पास शिप्स थाउजेंड्स में। तो सर, तो उनका तो गुरु उनको बता के गया है, सुनजू, हाँ। कि गोली ना चले एक भी, और जो 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 मैदान जीत लो वही तुम्हारा है। आपको एक चीज बता दें दिनेश, एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है जो हर देश को तैयार रहना पड़ता है देने के लिए। वो शक्ति नहीं है चाइना में, वो होती है ब्लड कॉस्ट। ब्लड कॉस्ट, प्लस कॉस्ट ऑफ द नेशनलिज्म और योर पेट्रियोटिज्म, वो शक्ति नहीं है। ये पीके श्रीवास्तव बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और इसीलिए उनके जो लिटिल एम्परर्स हैं ना, जिनको जो अपने सैनिकों को लिटिल एम्परर्स कहते हैं, वो उनको जब भी आपने देखा होगा, जब कभी ऐसी स्थिति से सामना होता है जहां जज्बा और हिम्मत दिखानी होती है, उन बेचारों की हवा निकल जाती है।